हेलो स्टूडेंट्स। कभी सोचा है सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक हम हर पल अपने आसपास की दुनिया से जुड़े हुए हैं, है ना? ये जो कनेक्शन है ना, पौधों, जानवरों और हम इंसानों का, बस इसी को कहते हैं हमारा पर्यावरण, यानी आर एनवायरनमेंट। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 13 हमारा पर्यावरण इस एक शॉट में पूरा खत्म करने वाले हैं। ये चैप्टर ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है, बल्कि एग्जाम्स के लिए भाई बहुत ही जरूरी है। तो चलो मिलकर इसको समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये इकोसिस्टम यानी पारितंत्र आखिर है क्या चीज़। फिर हम देखेंगे कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, मतलब फूड चेन्स और फूड वेब्स की बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आएंगे कि हमारी एक्टिविटीज़, हम इंसानों की हरकतें एनवायरनमेंट पे क्या असर डाल रही हैं। और हाँ, आखिर में आएगा सबका फेवरेट पार्ट, एक क्विक रिवीजन, जिसमें होंगे वो सारे किलो पॉइंट्स जो एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। सवाल ये है कि ये पारितंत्र या इकोसिस्टम होता क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। चलो पता लगाते हैं। देखो, इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचो एक गार्डन है, वहाँ क्या क्या है? पौधे हैं जो जिंदा हैं, यानी लिविंग हैं। लेकिन उन्हें उगने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी, पानी, धूप, ये सब नॉन लिविंग चीजें हैं। तो बस इन्हीं लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का जो आपस में इंटरैक्शन है ना, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो आसान भाषा में किसी भी जगह के सारे जीव और वहां का वातावरण जब मिलकर काम करते हैं तो बन जाता है एक इकोसिस्टम। कीवर्ड क्या है? इंटरैक्शन। अब देखो, हर इकोसिस्टम के ना दो मेन हिस्से होते हैं, या कह लो दो टीम्स होती हैं। पहली टीम है बायोटिक कंपोनेंट्स। देखो, बायो शब्द का मतलब ही होता है लाइफ, यानी जीवन। तो इसमें आ गए सारे लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और हाँ, वो छोटू छोटू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया। अब दूसरी टीम है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। इसमें आते हैं तापमान, बारिश, हवा, मिट्टी, ये सब। और जब ये दोनों टीम्स, बायोटिक और एबायोटिक, साथ में आती हैं, तभी एक कंप्लीट हेल्दी इकोसिस्टम बनता है। अच्छा, ये इकोसिस्टम्स भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम्स, मतलब जिनको कुदरत ने बनाया है, जैसे जंगल, तालाब, झील। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जिनको हम इंसानों ने बनाया है, जैसे खेत, गार्डन या फिर एक एक्वेरियम। और सुनो, ये जो एक्वेरियम वाला एग्जाम्पल है ना, इसको दिमाग में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का एक फेमस क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लो, आ गया वो सवाल। कभी सोचा है कि एक्वेरियम को तो हमें बार बार साफ करना पड़ता है, लेकिन एक तालाब या झील, वो तो सालों साल खुद ही साफ रहते हैं। ऐसा क्यों? आखिर क्या है वहां जो एक्वेरियम में नहीं है? देखो, इसका सीक्रेट है नेचर की क्लीनिंग क्रू, जिनको हम कहते हैं डीकंपोजर्स, यानी अपमार्जक। ये क्या होते हैं? ये होते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंगाई, जो मरे हुए पौधों और जानवरों को सड़ाकर डीकंपोज करके वापस एनवायरनमेंट में मिला देते हैं। एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है। अब हमारे आर्टिफिशियल एक्वेरियम में तो ये क्लीनिंग क्रू है ही नहीं, इसलिए सारी सफाई का ठेका हमें ही उठाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने समझा कि हर इकोसिस्टम में ना 3 मेन रोल्स होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले प्रोड्यूसर्स, यानी उत्पादक। ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, फोटोसिंथेसिस से। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ता। ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे हम सब जानवर। और तीसरे, जिनकी बात हमने अभी अभी की, डीकंपोजर्स, यानी अपमार्जक। ये हैं नेचर के रिसाइकलर्स, जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करते हैं। तो ये पूरा चक्कर चलता रहता है, कोई बनाता है, कोई खाता है और कोई रिसाइकल कर देता है। तो अब जब हमें इन तीनों रोल्स के बारे में पता चल गया है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव तक जाती कैसे है। ये पूरा खेल इस बात का है कि कौन किसको खाता है। इसी कौन किसको खाता है के सीक्वेंस को हम कहते हैं फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला। ये बेसिकली एक सीरीज है जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है और इससे हमें एनर्जी का फ्लो पता चलता है। बिल्कुल सीधी लाइन। जैसे यहाँ देखो, घास को खाया हिरण ने और हिरण को खाया शेर ने। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ गई? घास से हिरण में और हिरण से शेर में। एकदम सिंपल। अच्छा, ये जो फूड चेन में हर एक स्टेप होता है ना, उस हर स्टेप को एक स्पेशल नाम दिया गया है,
ट्रोफिक लेवल यानी पोषी स्तर। चलो इस पिरामिड को नीचे से ऊपर देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से। सबसे नीचे पहले ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा कौन होंगे? प्रोड्यूसर्स यानी हरे पौधे। अब इनको जो खाएंगे वो आएंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर। उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी शाकाहारी जीव। फिर उनको जो खाएंगे वो आएंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ये सिलसिला आगे चलता रहता है। तो हर लेवल एनर्जी ट्रांसफर का एक नया स्टेप है। और यहाँ पे आता है इस चैप्टर का एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं 10% लॉ। इसको एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लो। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है ना, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे पास होती है। बाकी 90% एनर्जी वो या तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है या उस जीव के अपने लाइफ प्रोसेसेस में, जैसे सांस लेने में, चलने फिरने में खर्च हो जाती है। और यही वो वजह है कि फूड चेन ज्यादातर छोटी होती हैं, 3-4 स्टेप्स की, क्योंकि ऊपर तक जाते जाते एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि आगे ट्रांसफर करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो एनर्जी फ्लो के बारे में 2 बातें बिल्कुल गांठ बांध लो, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। पहली बात, एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय। मतलब एनर्जी सूरज से प्रोड्यूसर्स तक आती है, प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक, लेकिन कभी भी उल्टा नहीं जाती। ऐसा नहीं हो सकता कि शेर से एनर्जी हिरण में चली जाए। ये वन वे ट्रैफिक है, यू टर्न अलाउ नहीं है। और दूसरी बात क्या है? हर अगले लेवल पर एनर्जी कम होती जाती है। ये 2 पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन असल जिंदगी में नेचर इतना सीधा साधा नहीं होता। एक ही जीव को कई दूसरे जीव खा सकते हैं और एक जीव कई अलग अलग चीजों को खा सकता है ना? तो जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में उलझ जाती हैं, एक मकड़ी के जाले की तरह, तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं फूड वेब यानी खाद्य जाल। ये फूड चेन से ज्यादा रियलिस्टिक होता है और दिखाता है कि नेचर में सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। अब आते हैं एक थोड़े से सीरियस टॉपिक पे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। ध्यान से सुनना। होता क्या है कि हम खेती में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। ये केमिकल्स पानी और मिट्टी में मिल जाते हैं, वहां से ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। अब ये केमिकल्स ऐसे हैं जो बॉडी में जमा होते जाते हैं, निकलते नहीं। तो हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर इस हार्मफुल केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ती जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और इसका सबसे बुरा असर किस पर होता है? हम इंसानों पर। क्योंकि हम ज्यादातर फूड चेन्स के टॉप पर होते हैं, तो सबसे ज्यादा केमिकल हमारे शरीर में ही इकट्ठा हो जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि नेचर में चीजें कैसे चलती हैं, कैसे बैलेंस बना रहता है। लेकिन अब इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि हमारी यानी इंसानों की एक्टिविटीज इस पूरे बैलेंस को कैसे बिगाड़ रही हैं। 2 मेन इश्यूज पर फोकस करेंगे, ओजोन डिप्लीशन और वेस्ट मैनेजमेंट। चलो अब बात करते हैं ओजोन की। ओजोन, जिसका फॉर्मूला है O3, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। ये हीरो भी है और विलन भी। इसकी गुड वर्सेस बैड वाली स्टोरी है। जो ओजोन जमीन के पास ग्राउंड लेवल पर होती है वो बैड ओजोन है। ये पोल्यूशन का हिस्सा है और हमारे लिए जहरीली है। लेकिन वही ओजोन जब एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है तो वो गुड ओजोन है। ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज को रोक लेती है। ये वही यूवी रेज हैं जो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। लेकिन हुआ क्या? 1980s के आसपास साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि ये जो हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है ना, इसमें एक छेद हो रहा है। इसकी वजह था एक केमिकल जिसका नाम था CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये केमिकल उस वक्त AC, फ्रिज, इन सब चीजों में यूज होता था। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है। जैसी ये प्रॉब्लम पता चली, पूरी दुनिया एक साथ आई। 1987 में UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सभी देशों ने एक संधि साइन की और CFCs के यूज को बंद करने का फैसला किया। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि अगर हम मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, कचरा यानी मैनेजिंग आवर गार्बेज। हम जो भी कचरा पैदा करते हैं उसको हम 2 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं, और ये तो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, इनके बीच का डिफरेंस। पहला टाइप है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जैव निम्नीकरणीय। ये वो कचरा है जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, जैसे सब्जियों के छिलके, कागज। और दूसरा टाइप है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी अजैव निम्नीकरणीय।
ये वो कचरा है जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता और हजारों साल तक एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है, जैसे प्लास्टिक, कांच। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंक इट ओवर बॉक्स है। सवाल उठता है कि प्लास्टिक कप्स तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो क्यों ना ट्रेन्स में उनकी जगह मिट्टी के कुल्हाड़ यूज किए जाएं? आइडिया तो अच्छा लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर हम रोज लाखों करोड़ों कुल्हाड़ बनाएंगे तो उसके लिए कितनी सारी उपजाऊ मिट्टी यानी फर्टाइल टॉप सॉइल लगेगी। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि एनवायरनमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम्स का कोई एक आसान जादुई सॉल्यूशन नहीं होता। हमें हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों देखने पड़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, पर रुको, पिक्चर अभी बाकी है। अब टाइम है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट का, एक जोरदार एग्जाम फोकस्ड क्विक रिवीजन, ताकि इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्क्रीट की तरह जम जाए। चलो फटाफट सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिवाइज करते हैं जो एग्जाम में आनी ही आनी है। पहला, इकोसिस्टम, किसी भी एरिया के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का इंटरैक्शन। दूसरा, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन का हर एक स्टेप। तीसरा, 10% लॉ, हर ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर। चौथा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, हर अगले लेवल पर हार्मफुल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। पांचवा, ओजोन, ऊपर अच्छी नीचे बुरी। और छठा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ जाए और जो ना सड़े। ये सारी डेफिनेशंस आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए। अब आते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स पर जहां स्टूडेंट्स अक्सर गड़बड़ करते हैं और मार्क्स कटवाते हैं। ध्यान दो, पहला, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल यानी वन वे होता है, जबकि न्यूट्रिएंट्स का फ्लो साइक्लिक होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना। दूसरा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता शब्द लिखना बहुत जरूरी है, सिर्फ अमाउंट लिखने से काम नहीं चलेगा। तीसरा, ओजोन का डबल रोल याद रखना, ऊपर हीरो नीचे विलेन। और चौथा, जब 10% लॉ का न्यूमेरिकल आए तो हर स्टेप पर 10% कैलकुलेट करना है। इन गलतियों से बच गए तो नंबर पक्के। ये 3 सवाल एनसीईआरटी के पेट क्वेश्चंस हैं, जो घुमा फिरा के एग्जाम्स में बार बार आते ही रहते हैं। पहला, डिकम्पोजर्स का रोल क्या है? जवाब, ये नेचर के क्लीनर्स हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकिल करते हैं। दूसरा, फूड चेन्स 3-4 स्टेप से लंबी क्यों नहीं होती? जवाब, 10% एनर्जी लॉ की वजह से। और तीसरा, ओजोन लेयर का डैमेज हमारे लिए चिंता की बात क्यों है? जवाब, क्योंकि ये हमें सूरज की हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है। इन तीनों के आंसर्स एकदम परफेक्ट रेडी कर लेना। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जरा इस पर सोचना। एनसीईआरटी का ही सवाल है। मान लो कि हम जो भी कचरा बनाते हैं वो सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल हो, तो क्या इसका एनवायरनमेंट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचिए उस कचरे के सड़ने से निकलने वाली गैसेस के बारे में, उसको इकट्ठा करने के लिए जरूरी जमीन के बारे में। सोचिएगा जरूर और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना। बस इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।